Everyone, welcome back to my channel, and this is lecture number 9. In the lecture number 8 we have already discussed about the introduction of Age of Revival, where we have talked about two major historical events. First was the printing press का arrival था, and the second one was the reformation. Of reformation में we have already discussed about the Martin Luther King, प्लस हमने कैल्विनिज्म की भी बात करी थी, जॉन कैल्विन की भी बात करी थी. एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स, जिसमें हमने वॉर ऑफ रोजेस को डिस्कस कर लिया था, एंड हमने ट्यूडर डायनेस्टी किस तरीके से इस्टेब्लिश हुई थी उसको डिस्कस किया था. एंड आफ्टर दैट वी ऑल्सो लुक अपॉन द टॉपिक वेयर वी हैव डिस्कस्ड किस तरीके से हेनरी द एट्थ ने 6 मैरिजेस करी थी, एंड उसने अपनी मैरिजेस को करने के लिए ही पास 2 लॉज विच वॉज द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी 1 and 2, जहाँ पर उसने बोला कि उसकी जो फर्स्ट डॉटर है जो जिसका नाम मैरी था वो इलेजिटिमेट है, एंड द सेकेंड डॉटर जो कि क्वीन एलिजाबेथ हैं वो भी इलेजिटिमेट है क्योंकि उन्हें एक सन सक्सेसर चाहिए था. उसके बाद उनका एक सन होता है एडवर्ड द सिक्स्थ, जो कि जाके थ्रोन पर बैठता है. तो वो तो था नॉर्मली हम जो डिस्कस करते हैं अबाउट द बैकग्राउंड, अबाउट द एज, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, बिकॉज हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल चेंजेस समहाउ इन्फ्लुएंस द राइटर्स ऑफ दैट पीरियड कि वो किस बारे में लिखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ें सोसाइटी में हो रही होती है द सेम काइंड ऑफ थिंग वी कैन रीड इन द राइटर्स बुक एज वेल. तो हम बात करेंगे इसमें इरास्मस की, मेनली थॉमस मोर की. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा विलियम टिंडेल के बारे में. टिंडेल की हमने बाइबल करनी है. टिंडेल्स बाइबल बहुत ही फेमस है क्योंकि उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था. एंड देन आफ्टर दैट हम करेंगे रिचर्ड टॉटल को. इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम मेनली 4 राइटर्स को, 4 उस टाइम के मेजर ऑथर्स को डिस्कस करेंगे. इससे आगे के जो लेक्चर्स होंगे मैं उसमें लेक्चर नंबर 10 ना डालकर 9.123 डाल दूंगी, क्योंकि ऐसे अगर मैं ऑथर्स के अकॉर्डिंग लेक्चर नंबर डालने लग जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लेक्चर्स की सीरीज़ बढ़ जाएगी. तो उसकी जगह पे मैंने सोचा है कि मैं एक पर्टिकुलर एज को रख के उसके बाद जितने भी उसके ऑथर्स होंगे, पोइट्स होंगे, उनको 1 2 3 करके मार्क कर दूँ. जैसे कि लेक्चर नंबर 8 का पार्ट 1 2 3 4, इस तरीके से जो रोमन डिजिट हम यूज़ करते हैं उसमें. फर्स्ट ऑथर विच वी हैव टू डिस्कस इज़ इरास्मस. इरास्मस के बारे में जब आप पढ़ते हो या फिर व्हेन यू लुक अपॉन द टाइटल इरास्मस, तो आपके माइंड में एक चीज़ आती है दैट ही इज़ अ ह्यूमनिस्ट. ठीक है, ये चीज़ सबके माइंड में है कि थॉमस मोर और इरास्मस जो थे ये दोनों ही ह्यूमनिस्ट थे. तो हम अब इरास्मस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि उस टाइम पर रिफॉर्मेशन हो रहा था. रिफॉर्मेशन मीन्स कि जो कैथोलिक चर्च थे दे वर करप्ट एंड a certain a certain group of people were protesting against the Catholic Church belief and they were known as the Protestant. वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इसलिए क्योंकि जो कैथोलिक चर्च थे दे वर ऑल करप्ट. तो फिर इरास्मस जो है ये कैथोलिक प्रीस्ट है. आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ही वॉज अगेंस्ट द रिफॉर्मेशन. ठीक है, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है बिकॉज ही वॉज अ कैथोलिक चर्च. ऐसा नहीं है कि कैथोलिक चर्च में प्रीस्ट में नहीं वर्क करते थे. तो ही वॉज इन कैथोलिक प्रीस्ट प्लस डच फिलोसफर थे ये. और इन्होंने कहीं ना कहीं अपने वर्क्स में क्या किया है, सोशल क्रिटिक को शो किया है, सोशल क्रिटिसाइज किया है वर्क्स को. ही वॉज इन थियोलॉजियन एंड टीचर एज वेल. इनको बोला जाता है प्रिंस ऑफ ह्यूमनिस्ट. जैसे कि मैंने बोला था जब हम ह्यूमनिस्ट की बात करते हैं, ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इरास्मस एज वेल. तो ही वॉज द प्रिंस ऑफ ह्यूमनिस्ट, द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ द क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट. तो ये 2 इनको टाइटल्स मिल रखे थे. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट हिज वर्क्स कि इन्होंने क्या क्या वर्क लिखे हैं. सो ही प्रिपेयर्ड न्यू लैटिन एंड ग्रीक एडिशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, जो कि बाइबल की बात करी जा रही है, टेस्टामेंट की बात कर रही है. ही वॉज अ पार्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन बट नॉट एज अ लूथर. कि आपको ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा माइंड में रखना है कि पहली चीज़ तो ये कि कैथोलिक प्रीस्ट थे ये. ठीक है, जब ये कैथोलिक प्रीस्ट थे देन वाई ही वॉज अगेंस्ट कैथोलिक बिलीव्स, क्योंकि ये प्रोटेस्टेंट का भी, रिफॉर्मेशन का भी पार्ट थे. तो आपको ये याद रखना है या फिर ये चीज़ें आपको लर्न करनी है कि हाँ, इन्हें पता, ये एज अ कैथोलिक प्रीस्ट थे बट ही न्यू द करप्शन विच वॉज गोइंग ऑन दैट टाइम इन द कैथोलिक चर्च. तो वो उन चीज़ों को रिफॉर्म करना चाहते थे. बट अनलाइक लूथर ने क्या बोला कि हमको बिल्कुल एक सेपरेट वे चाहिए क्योंकि हम कैथोलिसिज्म के अकॉर्डिंग नहीं वर्क कर सकते हैं. दैट्स वाई वी हैव टू वर्क ऑन अ डिफरेंट फील्ड. और उन्होंने बोला कि हमें प्रोटेस्टेंटिज्म चाहिए जहाँ पे वी हैव टू वर्क अपार्ट फ्रॉम द कैथोलिक
बिलीव्स कि हम अपने आप ही बाइबल पढ़ लेंगे, वी डोंट नीड क्लर्जी मैन एंड पोप, और जो भी उन्होंने चीज़ें बोली थी। पर इरास्मस क्या थे, इरास्मस वाज समवन हु वांट्स टू फाइंड अ मिडल वे, कि ऐसे नहीं है कि मैं टोटली किसी भी एक तरफ हो जाऊं, कि मैं कैथोलिक प्रीस्ट हूँ तो मैं कैथोलिक प्रीस्ट ही बना रहूं, और अगर मैं प्रोटेस्टेंट में रिफॉर्मेशन में पार्ट ले रहा हूँ तो मैं सिंपली कैथोलिक के अगेंस्ट में हो जाऊँ। तो वो ऐसा बंदा था जिसको एक मिडिल वे चाहिए था, कि हमें रिफॉर्म तो करना है चर्च को, बट इस तरीके से नहीं, इतना एग्रेसिव वे में नहीं कि हम बिल्कुल ही अपना कैथोलिक चीज़ों को छोड़ दें। तो उन्होंने क्या किया कि हम, हाँ ठीक है, हमें चीज़ें बदलनी है, लेकिन हमें जो ट्रेडिशनल हमारे फेथ हैं, कैथोलिक बिलीव्स हैं, उनमें बिलीव रखना पड़ेगा, उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और जो अथॉरिटी है पोप की वो भी होनी चाहिए। ही रिमेन्स कैथोलिक इन हिज एंटायर लाइफ, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, बट ही कमिटेड टू रिफॉर्म द चर्च ऑफ द कैथोलिक चर्च ऑफ इंग्लैंड, या फिर कैथोलिक चर्च ऑफ यूरोप कह सकते हैं हम, बट फ्रॉम विद इन, कि हम अंदर से ही उसे रिफॉर्म करेंगे, वी डोंट हैव टू रिफॉर्म फ्रॉम द आउटसाइड, कि बाहर जाए और प्रोटेस्ट करें। और इनका अगर मैं फेमस वर्क की बात करूँ, इन्होंने एक बहुत ही फेमस ऐसे लिखा था लैटिन में, क्योंकि ही वॉज ए डच फिलोसफर, तो फिर इन्होंने लैटिन में एक ऐसे लिखा था जिसका नाम था द प्रेज ऑफ फॉली। फॉली का मतलब हो सकता है फॉल्स प्राइड। तो इसमें इन्होंने मेनली क्या बात करी थी, इन्होंने जो फॉली होती है, प्राइड होता है, उन चीज़ों को सेटराइज किया है, इन्होंने सटैरिकल वे में अटैक किया है सुपरस्टिशन पे, या फिर अदर जो ट्रेडिशनल बिलीव्स होते हैं सोसाइटी में उस टाइम पे चल रहे थे, और लेटिन चर्च में जो चल रहे थे। जैसे मैंने बोला कि कैथोलिक प्रीस्ट थे, बट ही वॉज सो मोटिवेटेड कि हमें कुछ करना है, लेकिन फ्रॉम द विद इन द चर्च, तो वो ऐसा नहीं था कि चर्च उनके लिए बिल्कुल ही प्योर एंड सेक्रेट थे, पायस थे। उन्हें पता था कि चर्च में भी करप्शन होते हैं, तो वो उन चीज़ों को चेंज करना चाहते थे। उन्होंने अपने वर्क्स में उन चीज़ों को क्रिटिसाइज किया है। ये वर्क इन्होंने तब लिखा था व्हेन ही वाज इन द थॉमस मोर्स हाउस इन लंदन। अब आप ये देखिए, मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि थॉमस मोर और इरास्मस, दे वर टू पर्सन हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमनिज्म। जब हम ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, दीज टू आर द मेन इंपॉर्टेंट फिगर्स। तो आप ये देखिए, इरास्मस ने ये ऐसे लिखा था व्हेन ही वाज विद थॉमस मोर इन हिज हाउस, मोर के घर पे थे तब। इस वक्त में मेनली इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो फॉली है, जो ह्यूमन का प्राइड होता है, वो अपने आप को ही प्रेज करता रहता है हर टाइम, सेल्फ डिसेप्शन होता है, उसका मैडनेस होता है। और इन्होंने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को क्रिटिसाइज किया है, या फिर एग्जामिन किया है, जो जो चीज़ें पायस नहीं है, जो कि पायस मतलब होता है सैक्रेड, जैसे हम बोलते हैं पायस सोल, तो सैक्रेड सोल जो है। और इन्होंने सुपरस्टिशन को भी अब्यूज़ किया, जो कैथोलिक डॉक्ट्रिन थी उनको, करप्शन को, इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया अपने इस एस्से में। इस एस्से की जो एंडिंग है, या फिर ये जो जिस चीज़ से ख़त्म होता है, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा कोट दे रखा है। मैं यहाँ पे उस कोट को लिख रही हूँ। इन्होंने बोला था, नो मैन इज़ वाइज एट ऑल टाइम्स और इज़ विदाउट हिज ब्लाइंड साइड्स, विच मीन्स कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है हु इज़ सो मच वाइज, हु इज़ ऑलवेज करेक्ट ऑल द टाइम्स, कि कोई बंदा ऐसा नहीं जो हमेशा ही ठीक रहे, हमेशा ही वो जो बोलता है वो 100% करेक्ट रहे। और कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो कभी भी अपनी ब्लाइंड साइड, मतलब कि कोई ना कोई गलती तो उससे अपनी लाइफ में करी ही होती है। तो यहाँ पे मेनली उनका बोलने का मतलब था कि प्रोटेस्टेंट और जो कैथोलिक है, क्योंकि ही वॉज समवन हु वांट्स टू फाइंड अ मिडिल वे, तो इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि कैथोलिक बिलीव्स हैं दे वो ऑल नेगेटिव, या फिर जो प्रोटेस्टेंट हैं दे ऑल आर इन अ पॉजिटिव वे। दोनों में कुछ ना कुछ बुराइयां हैं, कुछ खराबियां हैं, तो दोनों में कुछ ना कुछ अच्छाइयां भी हैं। तो हमको दोनों चीज़ों को मिक्सअप करके एक मिडिल वे निकाल के चलना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए। तो ये तो था मेनली इरास्मस के बारे में। नाउ वी हैव टू मूव ऑन, और अब हमारे पास है थॉमस मोर। थॉमस मोर को प्लेटो ऑफ इंग्लैंड भी बोलते हैं। प्लेटो के बारे में तो आप सभी जानते हो। प्लेटो ने जो अपना एक आइडियल स्टेट प्रेजेंट किया है अपना रिपब्लिक में। रिपब्लिक एक बहुत ही फेमस वर्क है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। टॉक्स अबाउट कि जो स्टेट है वो कैसा होना चाहिए, स्टेट्समैन को कैसा होना चाहिए, किंग्स को स्टेट्समैन होना चाहिए, स्टेट्समैन को किंग होना चाहिए, तभी जो सोसाइटी है वो अच्छे से रूल हो पाएगी। हमें क्या स्किल्स डेवलप करने चाहिए, या ऐसी चीज़ें उन्होंने उसमें डिस्कस करी है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो थॉमस मोर है, ही इज़ द प्लेटो ऑफ इंग्लैंड। और क्यों है, बिकॉज थॉमस मोर ने अपने एक वर्क लिखा था यूटोपिया, विच इज़ अ सुपर डुपर हिट वर्क, बहुत ही फेमस है। उस पर ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी थी मैंने, मुझे लगता है आई थिंक लास्ट ईयर डाली थी। तो वो बहुत ही फेमस वर्क है, आप उसे जाके देख सकते हो। नाउ मूव ऑन टू द बायोग्राफी ऑफ थॉमस मोर। थॉमस मोर को अगर मैं बोलूँ तो ही वॉज द पर्सन जिसने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को अपोज किया है।
अब आप ये देखिए कि एक टाइम था जब हम डिस्कस कर रहे थे मार्टिन लूथर किंग को, जॉन कैल्विन को, तो उस टाइम पे हमने क्या देखा कि जो लोग थे, जो राइटर्स थे, दे वर इन द फेवर ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, दे वर इन फेवर, राइट। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि एरास्मस भी फेवर में नहीं थे, बट स्टिल ही वॉज अ पार्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, पर वो बहुत ही से मिडिल वे टाइप का कुछ ढूंढ रहे थे। तो थॉमस मोर जो थे, ही वॉज ऑल्सो समवन हु अपोज्ड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, इसके फेवर में नहीं थे कि हमें बिल्कुल रिफॉर्म ही कर देना है चर्च को। प्लस उस टाइम पे जो हेनरी द एट्थ थे, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको जो लेक्चर्स है वो सीक्वेंस में लेने चाहिए, बिकॉज अब मैं बोल रही हूँ हेनरी द एट्थ, कि हेनरी द एट्थ ने जो अपने आप को कैथोलिक चर्च से सेपरेट कर लिया था, थॉमस मोर उसके भी अपोजिशन में थे। अब क्या हुआ, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप नहीं समझ पाओगे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। वेर इन वी हैव डिस्कस्ड कि जो हेनरी द एट्थ थे, उन्होंने अपना एक नया चर्च इस्टेब्लिश कर लिया था जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू डाइवोर्स कैथरीन ऑफ आर्गन, और उस टाइम पे जो कैथोलिक चर्च थे, दे वर नॉट इन फेवर ऑफ डाइवोर्स। तो इन्होंने डाइवोर्स देने के लिए जो कैथोलिक चर्च थे, बोल दिया सुपरमेसी एक्ट के अंडर में कि जो कैथोलिक चर्च हैं उस इंग्लैंड के मेनली, उन चर्च का जो हेड होगा वो किंग होगा, ना कि पोप होगा। पोप का कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको सीक्वेंस में देखना चाहिए, ताकि जो एक माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं बैकग्राउंड के साथ, राइटर्स का मेन मुद्दा कि वो क्या लिख रहे हैं, तो बहुत एकदम स्मूथली चलता है, आपको प्रेशर नहीं देना पड़ता है, लर्न नहीं करनी पड़ती हैं वो चीज़ें। ओके, तो हम बात कर रहे थे मोर की। तो मोर ने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को अपोज किया, प्लस इन्होंने जो किंग का सेपरेशन था, जब किंग ने ये बोला कि मैं ही हेड होऊंगा चर्च का, क्योंकि ये एक्ट ऑफ सुपरमेसी के अंडर में, तो ये जो थॉमस मोर थे वो उस चीज़ के भी अगेंस्ट में थे। ऑल्दो ये थॉमस मोर जो थे हेनरी एट्थ के कोर्ट में बहुत ही क्लोज उसमें थे, अच्छे पोस्ट पर भी थे, डिप्लोमेट पे भी थे, ये एक लॉयर भी थे, लेकिन जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत थी इनके लिए, तो इन्होंने इन चीज़ों को अपोज किया था। प्लस इन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया कि जो हेनरी द एट्थ है, उन्होंने बोला कि जो मेरी और जो कैथरीन की मैरिज है वो नल एंड वॉइड है, जस्ट बिकॉज ही वांट्स अ मेल सक्सेसर। तो कहीं ना कहीं मोर ने इस चीज़ को अपोज किया, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया इस चीज़ को मानने के लिए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस टाइम पे हेनरी द एट्थ ने जो एक्ट निकाला था, एक्ट ऑफ सुपरमेसी जो लागू कर रही थी, उसके लिए उसके अंडर में लोगों को एक ओथ दिलाई जाती थी, एक शपथ दिलाई जाती थी, जो भी चर्च में या फिर कोर्ट में होते थे, मेनली कोर्ट की पोजीशन में, चर्च की पोजीशन में। और उस सुपरमेसी की जो ओथ थी उसमें उन्हें स्वेर करना पड़ता था विद द अलायंस टू द मोनार्क, कि हम स्वेर करते हैं कि जो हमारी अलायंस होगी वो हमेशा मोनार्क से होगी। तो उस चीज़ के लिए जो थॉमस मोर थे उन्होंने डिनाई कर दिया था कि नहीं, मैं ये ओथ नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि थॉमस मोर वॉज नॉट इन अ फेवर ऑफ सुपरमेसी एक्ट, वो उस चीज़ के फेवर में ही नहीं थे कि कोई भी जो किंग है, ऑल्दो वो रिप्रेजेंटेटिव होता है गॉड का, पर लेकिन गॉड तो ऊपर है ना, तो चर्च तो सबसे ऊपर होना चाहिए। तो उन्होंने उस चीज़ की ओथ को शपथ लेने से मना कर दिया था, और उसके बाद इन्होंने कन्विक्ट कर दिया गया था, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने मना कर दिया, इनके ऊपर चार्जेस लगा दिए, के ऊपर ट्रेजन का चार्ज लगा दिया, एंड देन ही वॉज एक्सिक्यूटेड। इनके लास्ट वर्ड थे, आई डाई द किंग्स गुड सर्वेंट एंड गॉड्स फर्स्ट। कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इन्होंने बोला था कि मैं जो बंदा हूँ, मतलब कि मोर ने अपने आप के लिए बोला था, आई एम किंग्स गुड सर्वेंट बट गॉड्स फर्स्ट, कि किंग का तो अच्छा सर्वेंट हूँ लेकिन गॉड का पहला हूँ। तो गॉड के लिए वो अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा, ना कि किंग की चापलूसी करते हुए उसकी ओथ को ले लेगा, स्वेर कर लेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द वर्क यूटोपिया। यूटोपिया बहुत ही फेमस वर्क है, जिसको भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसकी छोटी सी बहुत ही पतली सी बुक है, आप उसे पढ़ भी सकते हो स्पेसिफिक, अदरवाइज आप इसकी एक वीडियो भी देख सकते हो, वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी। आपको सिंपली सर्च करना है यूटोपिया नाम प्लस चैनल का नाम, आपको सिंपली वहाँ पे मिल जाएगी, या फिर आप किसी की भी वीडियो देख सकते हो, नॉट स्पेसिफिक कि आप मेरी ही जाके वीडियो देखिए। आपको जहाँ पे समझ में आप वहाँ से देख लीजिए, खुद को समझ में आ रहा है पढ़ के तो आप खुद से पढ़ लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यूटोपिया में अगर मैं सिंपली ब्रीफ में बात करूँ तो यूटोपिया में 2-3 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि पब्लिश कब हुई थी। ये लैटिन लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी 1516 में, उसके बाद 1551 में ये इंग्लिश में पब्लिश हुई थी, मतलब कि ट्रांसलेशन इसका 51 में आया था। यूटोपिया का मतलब क्या है? यूटोपिया का मतलब है नो प्लेस या फिर गुड प्लेस। नो प्लेस इसलिए क्योंकि यूटोपस से मिलके बनता है, और यूटोपस 2 वर्ड से मिलके बनता है। एक ऐसा प्लेस जो है ही नहीं लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही एकदम प्लेटोनिक जो आइडिया है रिपब्लिक का, उस पर बेस करता है।
ये जो बुक है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 बुक्स में डिवाइड है मैं बोलूँगी, क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई भी वर्क 2 पार्ट्स में लिखे जाते थे तो दे कंसिडर इट एज़ अ बुक, तो इसे बोला जाता है बुक 1, बुक 2। बुक 1 में मेनली क्या है, कन्वर्सेशन दिखा रखा है। थॉमस मोर इसमें एक कैरेक्टर भी है, मतलब थॉमस मोर तो राइटर है ही है, लेकिन उन्होंने अपने आप को इसके बुक के अंदर भी एज अ कैरेक्टर प्रेजेंट किया है। तो थॉमस मोर और हैथलोडे 2 पर्सन है, उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है। और सेकंड बुक जो है वो यूटोपिया का डिस्क्रिप्शन देती है। यूटोपिया एक जगह है, एक आइलैंड है, उसका डिस्क्रिप्शन देती है। अब इस वर्क में मेन चीज़ क्या दिखा रखी है, मेन चीज़ दिखा रखी है रिलीजियस हिपोक्रेसी। उस टाइम पे जो चीज़ें हो रही थी, अब आप माइंड में रखिए कि उस टाइम पे इंग्लैंड में क्या चीज़ें हो रही थी। जैसे कि हमने बात करी थी कि कभी एडवर्ड द सिक्स्थ आते हैं, वो बोलते हैं प्रोटेस्टेंट को फॉलो करो। फिर मैरी द क्वीन आती हैं, जो ब्लडी मैरी है, वो बोलती है हम तो कैथोलिसिज्म को फॉलो करेंगे, एंड शी एग्जीक्यूटेड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्टेंट। देन उसके बाद रेनेसा आता है, मतलब कि एक पीसफुल एज आती है, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा रिलीजियस हिपोक्रेसी चल रही थी। कोई कुछ करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, और पॉलिटिकल करप्शन भी हो रहा था। जैसे कि चर्च के बारे में आप देख लीजिए, हेनरी द एट्थ ने बोला कि मैं ही सब कुछ हूँ, कि सुप्रीमेसी का एक्ट लागू कर दिया कि मैं हूँ जो हूँ, हेड ऑफ द चर्च हूँ। तो वो चीज़ें, जो चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी, कहीं ना कहीं मोर ने उन चीज़ों को इसमें शो किया है। ये फ्रेम नैरेटिव में लिखी गई। फ्रेम नैरेटिव मतलब कि डायलॉग की फॉर्म में लिखी गई है। इसमें मेन 3 कैरेक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। थॉमस मोर आपको हमेशा याद रहेगा। पीटर जाइल्स जो है, ये एक रियल लाइफ कैरेक्टर है। पीटर गाइल्स ये इनके एक फ्रेंड है, ह्यूमनिस्ट भी थे। प्लस इसमें जो थर्ड कैरेक्टर है वो इंपॉर्टेंट है, उस पर एक बड़ा सा मार्क कर लेना, जो भी करना है वो कर लेना, स्टार कर लो, हाईलाइट कर लो। तो रफाल हैथलोडे, हैथलोडे इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इनके ऊपर नेट में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे कि हैथलोडे का मतलब क्या होता है। तो हैथलोडे का मतलब होता है डिस्पेंसर ऑफ नॉनसेंस, जो एक स्पीकर ऑफ नॉनसेंस, जो बकवास करता है, इसका मेन मतलब ये होता है। और दूसरा क्वेश्चन आ रखा था कि इसमें कौन सा नरेशन यूज़ हो रखा है, मतलब कि इसमें 2 नरेशन है, एक में हैथलोडे अपनी स्टोरी सुनाता है, एक में थॉमस मोर अपनी फर्स्ट पर्सन यूज़ कर रहा है। फिर उसमें पूछ रखा है एक बार कि हैथलोडे एक इसमें कौन सा ऐसा कैरेक्टर है तीनों में से जो कि फिक्शनल कैरेक्टर है। तो इसमें हैथलोडे जो है वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, वो रियल लाइफ बेस नहीं करता है, लेकिन वहीं पर जो पीटर गाइल्स हैं और जो थॉमस मोर है, दे वो रियल लाइफ कैरेक्टर। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। अगर मैं सिंपली प्लॉट की बात करूँ तो थॉमस मोर और पीटर गाइल्स एक बार मिलते हैं, क्योंकि दे वर फ्रेंड्स। तो पीटर गाइल्स थॉमस मोर को एक बंदे से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसका नाम है रफाइल हैथलोडे। रफाइल हैथलोडे एक फिक्शनल कैरेक्टर है, और वो उसका मानना है या फिर उसका दावा है, वो क्लेम करता है कि इसने अमेरिगो वेस्पुसी, जो वेस्पुसी हैं अमेरिकन एक वॉयेजर हैं, उनके साथ अपनी वॉयेज करी है। उन्होंने एक उनके साथ ट्रिप करी है, घूम के आए हैं उनके साथ। और इन दोनों ने मिलके, अमेरिगो ने और हैथलोडे ने मिलके एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आइलैंड डिस्कवर किया है, विच इज़ यूटोपिया, जहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो एक चीज़ आप ये देखिए कि जो बुक 1 है वो कहीं न कहीं सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ कर रही है, और जो बुक 2 है उसमें हैथलोडे एक परफेक्ट आइलैंड का एक स्ट्रक्चर बताते हैं कि जो यूटोपिया है बिल्कुल ही परफेक्ट है हर चीज़ में। तो दोनों ही चीज़ें एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट करती हैं। एक जो चीज़ है वो दिखा रही है कि इंग्लैंड में क्या-क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो दूसरी बुक ये दिखा रही है कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि यूटोपिया में चीज़ें फॉलो होती हैं। तो यूटोपिया में क्या है, यूटोपिया में टोटल 54 सिटीज़ हैं। यूटोपिया में यूलिसिस से कंपेयर किया है हैथलोडे को, क्योंकि यूलिसिस ने भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था, हैथलोडे ने भी बहुत ट्रैवल किया है। यहाँ के जो यूटोपिया के जो घर हैं वो 3 स्टोरी घर हैं, 3 मंजिला घर हैं, और 2 डोर सब घर में होते हैं। एक सामने रोड पे खुलता है, एक बैकग्राउंड में बैकयार्ड में खुलता है, ग्राउंड गार्डन के साथ। यहाँ पे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, कम्युनिज्म है यहाँ पर। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल भी क्राइम नहीं है, मतलब कि लोग इतना ज़्यादा उसमें इंडल्ज नहीं होते हैं, क्योंकि जब आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है तो आप किस चीज़ के लिए इतना वो करोगे। और ऐसा नहीं है कि जो घर आपको आज मिला है कल आप उसी में रहोगे। हर 2 साल में 1 साल में वो घर बदलते रहते हैं। आज आप यहाँ रह रहे हो, कल आप अपने पड़ोसी के घर पे रहोगे, आपका पड़ोसी आपके घर में रहेगा। इस तरीके से वहाँ पे 6 घंटे वर्क करना कंपलसरी है। आपको एग्रीकल्चर वर्क करना कंपलसरी है। एग्रीकल्चर तो करना ही करना है। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर आप कुछ भी अदर स्किल भी यूज़ कर सकते हो, काम कर सकते हो। यहाँ के लोग टाइम पास नहीं करते हैं, जब उनके पास टाइम होता है वो डाइसिंग कार्ड्स या फिर चेस गेम खेलते हैं। सिर्फ घास पे लेट के बादलों को नहीं देखते हैं। इसमें यही लाइन यूज़ हो रखी थी एग्जैक्टली कि वो घास को लेट के बादलों को नहीं देखते। और यहाँ पे मर्डर और स्टीलिंग के लिए किसी को भी डेथ सेंटेंस नहीं देते हैं। यहाँ पे लोगों को सीधे स्लेव बना लिया जाता है। ये चीज़ें कुछ मेन चीज़ें हैं इसमें जो आपको माइंड में रखनी है, दैट्स ऑल। अब बात आती है विलियम टिंडेल के ऊपर, क्योंकि इनका वर्क बहुत फेमस है।
अब फेमस क्यों है टिंडेल? तो टिंडेल फेमस इसलिए है बिकॉज ही वॉज इन इंग्लिश स्कॉलर, जिसको मेनली जाना जाता है इनकी इंग्लिश बाइबल के लिए। अब बाइबल जो थी, आपको पता है ये बाइबल लैटिन में लिखी गई थी स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि जो चर्च थे वो चाहते थे कि उन्हीं का कंट्रोल हो ओवर द बाइबल, ओवर द एजुकेशन, ओवर द लोअर क्लास पीपल। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को इस लैंग्वेज में लिख दोगे जो लोअर क्लास के पीपल समझ ही नहीं सकते, देन हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग कि जो लोग हैं वो उसे पढ़ सके और समझ सके और लिटरेट हो सके। तो टिंडेल ने कहीं ना कहीं फील किया कि वी हैव टू डू समथिंग, कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो लोग तो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने सोचा कि मैं बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है? हमने 2-3 वीडियो पहले तो बात करी थी कि वाइक्लिफ ने भी एक बाइबल लिखी थी, है ना, इंग्लिश में पब्लिश करी थी। तो आप सोच रहे होगे कि जब उसने लिख दी थी तो इस बंदे ने क्यों लिखी दोबारा? तो मेन लॉजिक ये है कि जब वाइक्लिफ थे उनको, आपको याद होगा कि मैंने बात करी थी विक्लिफ के जो वर्क्स थे वो जला दिए गए थे। क्यों? क्योंकि बोला गया था कि जो विक्लिफ है उनके जो आइडियाज़ है वो चर्च के आइडियाज़ से बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट करते हैं। उनके ऊपर एक्यूजेशन लगाए गए कि वो हेरेसी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इनके जो फॉलोवर्स थे लोलार्ड्स को, उनको जला दिया गया था। तो उनकी जो बाइबल थी वो बैन कर दी गई थी। तो जब वो बैन कर दी गई तो फिर उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो टिंडेल ने सोचा कि ये वक्त मुझे ही करना पड़ेगा। अब टिंडेल जो है वो मार्टिन लूथर से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे और रिफॉर्मेशन से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। अभी तक के 2 राइटर्स जैसे कि इरेस्मस और थॉमस मोर, दे वर काइंड ऑफ नॉट इन अ फेवर ऑफ रिफॉर्मेशन, लेकिन टिंडेल जो थे वो रिफॉर्मेशन और मार्टिन लूथर के फेवर में थे, इन्फ्लुएंस हुए थे। ये बहुत ज़्यादा सैड थे कि जो कॉमन पर्सन है, ही कांट रीड द बाइबल बाय हिमसेल्फ। तो इन्होंने सोचा ठीक है मैं लिखूंगा। अब यहाँ पे नोट करने की चीज़ ये है कि इन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। ही न्यू स्पेनिश, जर्मन, ग्रीक, फ्रेंच, हिब्रू, इटालियन, और भी 1-2 लैंग्वेजेस थी जो इन्हें आती थी। तो जब ये ना लोगों को से प्रीच करते थे, यहाँ वहाँ जाके ओपनली पब्लिक में प्रीच करते थे, अपने टीचिंग्स को स्प्रेड करते थे। तो इन्हें बोला गया कि आपको ये नहीं करना है, क्योंकि कैथोलिक जो चर्च थे दे वो अगेंस्ट हैं। तो उन्होंने मना कर दिया, बट स्टिल ही कंटिन्यू टू प्रीच इन पब्लिक में जाके पढ़ाते थे, लोगों को बताते थे चीज़ें। तो इससे क्या हुआ, इनकी जो लाइफ थी वो इंडेंजर्ड हो गई, क्योंकि जब जो मेन अथॉरिटी, कैथोलिक अथॉरिटी बोल रही है आपको नहीं करना है, बट स्टिल ही इज़ डूइंग द सेम थिंग। तो क्या हुआ, इनकी जो लाइफ थी इन पे कहीं ना कहीं खतरा आने लग गया। और जो कैथोलिक चर्च थे, जो कैथोलिक अथॉरिटी थी, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि इन्हें ढूंढा जाए, क्योंकि एक बिट्रेयर है। क्योंकि इन्होंने इनके अगेंस्ट भी वर्क किया, चर्च के अगेंस्ट भी वर्क करते हैं। तो फिर क्या हुआ कि ये यहाँ वहाँ जाते थे, छुप जाते थे, और यहाँ वहाँ जाके फिर प्रीचेस करते थे, फिर छुप जाते थे। 1535 में इन्हें एक पर्सन था, उसने इन्हें धोखा दे दिया, बिट्रे कर दिया। कैसे? क्योंकि एक पर्सन के घर पे जाते हैं, वहाँ पे छुपे होते हैं, क्योंकि उस बंदे ने इनको शेल्टर दिया होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया ये देश निकाले हो रखे थे, यहाँ वहाँ छुपते घूमते थे। तो फिर उस बंदे ने इनको शेल्टर दिया, प्लस ही कॉल्ड द पुलिस। और जो अथॉरिटी थी उस टाइम पे, कैथोलिक अथॉरिटी थी, उनको इसने कॉल कर दिया, अरेस्ट करवा दिया, ये बोल के कि बंदा यहाँ पे छुपा हुआ है। तो वो आए, इनको अरेस्ट किया, प्रिजन में डाला, इनकी डेथ हो गई। इनकी लास्ट सेंटेंस क्या थी? लॉर्ड ओपन द किंग ऑफ इंग्लैंड्स आईज, कि इंग्लैंड के जो किंग है उनकी आंखें खोल दी। इनके लास्ट वर्ड थे। नाउ इनका वर्क, टिंडेल्स बाइबल फेमस है तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। 1524 में ये जर्मनी में छुपे हुए थे, क्योंकि इनका काम छुपना था उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ छुप छुपाते घूम रहे थे। तो ये वो टाइम था व्हेन ही स्टार्टेड वर्क ऑन हिज इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल। वाइक्लिफ की बाइबल ऑलरेडी जो थी वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन थी लैटिन बाइबल की। वाइक्लिफ की जो बैन हो गई थी बाइबल, उसकी बात हो रही है। तो वाइक्लिफ ने क्या किया था, बाइबल जो कि लैटिन में लिखी गई थी उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया था। बट टिंडेल ने सोचा कि वाई वुड आई हैव टू ट्रांसलेट द बाइबल फ्रॉम लैटिन, क्यों लैटिन में तो जो लिखा गया है वो तो इन्हीं लोगों ने लिखा है। तो इसने क्या किया, इस बंदे ने जो ओरिजिनल टेस्टामेंट होती है, जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थे बाइबल के, जो कि ग्रीक और हिब्रू में लिखे हुए थे, हिब्रू लैंग्वेज में, इस बंदे ने उससे ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था इसे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, इसे ग्रीक भी आती थी, हिब्रू भी आती थी। तो इसने क्या किया, ओरिजिनल वर्क से उस चीज़ को ट्रांसलेट किया। 1525 में इसकी जो ट्रांसलेशन थी इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल, वो कंप्लीट हो गई। और इसको फेम इसलिए मिल गया इस ट्रांसलेशन को, क्योंकि उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था 1476 में इंग्लैंड में विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था। तो जब प्रिंटिंग प्रेस आ चुका है, चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, सस्ती हो चुकी है, अफोर्डेबल रेट पे थी, तो लोगों को चीज़ों का बेनिफिट मिला। प्रिंटिंग प्रेस का बेनिफिट इनकी बाइबल को भी मिला।
लेकिन फिर बाद में क्या बोला गया कि इनके वर्क को बोल दिया गया कि हेरेसी है और बोल दिया गया कि इनको जला दिया जाए। इनके वर्क को जलाने के लिए नोटिस निकाल दिया गया। उसके बाद ये नीदरलैंड में जाके छुप गए। वहाँ पे इन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया। अब इनके जो वर्क थे, जो कि ट्रांसलेशन थी, वो अप्रूव कर दी गई थी 1539 में कि इसको प्रिंट कर दिया जाए। और उसके बाद 1611 में किंग जेम्स की एक बाइबल आई। मतलब कि जेम्स ने भी, जो किंग थे, उन्होंने भी अपनी बाइबल निकाली। और इस बाइबल में बोला जाता है कि 83% जो बाइबल के पॉइंट्स थे वो टिंडेल की जो बाइबल थी उसमें से लिए गए थे। विच मीन्स कि जो टिंडेल की बाइबल थी वो इम्पॉर्टेंट थी, वो ओरिजिनल थी और कहीं ना कहीं एक सच्ची बाइबल भी थी। इसीलिए बाद में उस चीज़ को कॉपी किया। और पहले बोल दिया गया था कि ये बकवास कर रही, इसे बैन कर दो, जला दो। तो वो आप हिपोक्रेसी यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड वर्क जो फेमस था इनका वो था प्रैक्टिस ऑफ प्रिलेट्स। प्रिलेट्स में मेनली क्या बात कर रखी है इन्होंने, जो हेनरी द 8th थे, उनकी जो 6 शादियाँ हो रखी थी, तो जब वो डिवोर्स देना चाहते थे कैथरीन ऑफ आर्गन से, तो उसके लिए टिंडेल ने पब्लिकली जाके एक पब्लिकली कंडेम किया कि नहीं, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, डिवोर्स के फेवर में नहीं हूँ। और इन्होंने एक वर्क पब्लिश कर दिया इसी के लिए, पब्लिकली एक वर्क पब्लिश किया कि मैं जो किंग है इनके फेवर में नहीं हूँ, इनके डिवोर्स के फेवर में नहीं हूँ। और इसकी वजह से जो किंग हेनरी द 8th थे, उनका एंगर इनके ऊपर बढ़ जाता है। और लास्ट में देख ही रहे हो आप, किनको एग्जीक्यूट कर देते, बिहेडेड कर देते हैं। इनका नेक्स्ट वर्क था द ओबीडियंस ऑफ अ क्रिश्चियन मैन। इसमें इन्होंने कहीं ना कहीं जो डिवाइन राइट होते हैं ऑफ अ किंग, कि किंग है जो बंदा, वो गॉड का मैसेंजर है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को एडमायर किया, एडवोकेट किया। और ये किंग के फेवर में थे इस चीज़ के लिए कि जो किंग है वो, हाँ, सुप्रीम गॉड, सुप्रीम पर्सन होते। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि थॉमस मोर ने क्या बोला था, वो अपोज कर रहे थे, क्योंकि जो किंग की सुप्रीमेसी एक्ट थी उसको अपोज कर रहे थे, मना कर रहे थे, डिनाई कर रहे थे कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। टिंडेल ने कहा नहीं, ऐसा ठीक है, ये चीज़ तो ठीक है कि हाँ, जो किंग है वो डिवाइन राइट लेके आया है कि हाँ वो गॉड का मैसेंजर है, सुप्रीमेसी एक्ट जो है बिल्कुल सही है, और जो किंग है वही चर्च का हेड होना चाहिए। तो यहाँ पे आके क्या हुआ, इसने एक सपोर्ट में वर्क लिख दिया हेनरी द 8th के। रिचर्ड टॉटल को मैं इस वीडियो में नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। रिचर्ड टॉटल को मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, जिसमें हम बाकी के राइटर्स को, ऑथर्स को भी डिस्कस करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू रिवाइज ऑल द लेक्चर्स, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करोगे तो चीज़ें तो स्किप हो जाएंगी माइंड से। आपको ज़्यादा कुछ फोकस नहीं करना है, बस चीज़ें अपनी आंखों से गो थ्रू कर दीजिए कि हाँ आप उन्हें देखते रहते हैं, ताकि जब पेपर में आए तो आप उन्हें ईजिली डिटेक्ट कर सकें। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।